अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में शाम में कीमियाई हमले पर आलमी बिरादरी का रद्द-ए-अमल, अमरीका और रूस में सख्त इख्तलाफ और पाक अफगान ताल्लुकात की बदलती तस्वीर। व्यू 360 में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लाउबाली तबीयत उनके हामियों और मुखालिफिन को क्या पैगाम दे रही है? Senator, no, I would probably not choose to do that. फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग आज फिर करेंगे कांग्रेस के तुंद तेज सवालों का सामना। ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा सकते और हैं। जनूबी एशिया में औरतों के हुकूक की सूरत हाल पर शर्मीन उबैद चुनॉय से गुफ्तगू। शाम के शहर दूमा में हफ्ते के रोज़ होने वाले मुबैना कीमियाई हमले पर अमरीका और रूस के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर रूस को खबरदार किया है कि वो शाम पर अमरीकी मिसाइल हमले के लिए तैयार हो जाए। दूसरी जानिब लबनान में रूस के सफ़ीर ने कहा है कि अगर कोई अमरीकी मिसाइल शाम पर दागा गया तो रूस उसे मार गिराएगा। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि शाम के शहर दूमा में तकरीबन 500 ऐसे अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई है जिनमें जहरीले केमिकल से मुतासर होने की अलामात मौजूद थीं। इस मुबैना कीमियाई हमले में कम अज़ कम 60 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। शाम में कीमियाई हमलों की तहकीकात से मुताल्लिक़ कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 3 करारदादें मुस्तरद हो गईं। अमरीका की जानिब से पेश की गई करारदाद को रूस ने वीटो कर दिया, जबकि रूस ने इसी मामले पर 2 करारदादें पेश की, तहम उन्हें मंजूरी के लिए दरकार वोट हासिल ना हो सके। तारीख गवाह रहेगी कि आज के दिन रूस ने एक दरिंदे के तहफ़्फ़ुज़ को शामी अवाम पर तरजीह दी। रूस का मौक़िफ़ यह है कि शाम के शहर दूमा में कोई कीमियाई हमला हुआ ही नहीं, लेकिन तहकीकात के लिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन्स के इंस्पेक्टर शाम के शहर दूमा पहुंच रहे हैं। और ट्विटर पे इस वक्त सदर ट्रंप जो रूस को पैगामात भेज रहे हैं शाम की सूरत हाल से मुतल्लिक़, उनके बारे में वाशिंगटन में बहुत से सवालात किए जा रहे हैं, बहुत से हल्के उस पर तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज़ के ऐन मुताबिक भी है। उन्हें एक गैर रिवायती सदर कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन उनका ये अंदाज़ गैर मुतवक्को नहीं होना चाहिए। 2016 की इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने ख़ुद को बहुत फ़ख्र के साथ सियासी इंतशार पैदा करने वाले उम्मीदवार के तौर पर पेश किया था, और बहैसियत सदर भी उन्होंने कई मरतबा अपने हिमायतियों को खुश करने के लिए तैयार करदा बयान से हटकर फिलबदी तल्ख पैगाम देना ही मुनासिब भी समझा। लेकिन इस रवैये के कुछ गैर मुतवक्को नताइज भी हो सकते हैं। इसी बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। हाल ही में टैक्सों में इस्लाहात पर गुफ्तगू के लिए वेस्ट वर्जीनिया के दौरे पर सदर ट्रंप ने लिखी हुई तकरीर से हटकर बोलने का फैसला किया। आप जानते हैं मेरा तबसरा ये होना था, इसमें तकरीबन 2 मिनट लगने थे, लेकिन ये भाड़ में जाए। ऐसा करने में कुछ बोरियत हो सकती थी, कुछ बोरियत। ये एक अलामती लम्हा था जो महसूस होता है आज की ट्रंप सदारत की खासियत बन चुकी है। ये एक तरह से एक उम्मीदवार के तौर पर उनकी अपने उस आज़ाद मनुष्य किरदार की जानिब वापसी है जो अपने कट्टर हामियों को खुश करने के लिए बेचैन हुआ करता था। कई सालों तक किसी सदर ने चीन की इक़्तिसादी मुखालिफत करने की कोशिश नहीं की। हम ऐसा करेंगे। सदर ट्रंप ने पीर को भी ट्विटर से हमला जारी रखते हुए चीन से तजारत को बेवकूफ़ाना करार दिया, लेकिन कुछ वक्ती खलिश के बावजूद लगता है मिस्टर ट्रंप अपनी सियासी फितरत पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। ये कहना है तज्ज़ियाकार लैरी सबातो का। मुझे इससे ये समझ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि वो तमाम इंतजामिया चला सकते हैं। वो ऐसा ट्विटर के जरिए कर सकते हैं, चाहे वो नई पॉलिसी का ऐलान हो या सेक्रेटरी खारजा की बरतरफी या ऐसे दीगर मामला। लेकिन स्क्रिप्ट के बगैर ट्रंप बयानिए से उनके सियासी मुखालफिन मुतहर्रिक हो रहे हैं और हो सकता है इसका खमियाजा उन्हें इसी साल नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात की सूरत में चुकाना पड़े। लगता है डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट्स को ऐसे तहरीक दे रहे हैं जैसा बहुत लंबे अरसे में नहीं हुआ, और नतीजतन वो बहुत बड़ी तादाद में वफाकी, रियासती और मकामी सतह पर बाहर निकल रहे हैं। अलबत्ता फिलहाल मिस्टर ट्रंप इस्लाह अमल से मुतमईन नजर आते हैं जिसमें वो अपने ही आला तरीन पॉलिसी मुशीर होने पर इन्हिसार करते हैं। जिम मलोन की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। और अब कुछ बात करते हैं पाक अफगान खित्ते की। अफगान ओहदेदारों ने कहा है कि उनके सरहदी सूबे कुनार में पाकिस्तानी गोलाबारी से कम एक अफगान शहरी हलाक हो गया है। सूबाई हुकूमत के एक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हालिया दिनों में पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में कई 100 गोले दागे गए हैं, जिससे माली नुकसान भी हुआ है।
अफगान वजारत ख़ारजा इसे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे चुकी है। ताहम पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि पाक फ़ौज अपनी हदूद में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, जिनसे अफगान फ़ौज को बाखबर भी रखा जाता है। ये सूरत हाल एक ऐसे वक्त में पैदा हुई है जब दोनों मुल्कों की सिविलियन क़यादत ने दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है। इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार जॉनी वॉल्श। जॉनी, वेलकम टू व्यू 360. You have served in a diplomatic position in Afghanistan for years, so you know what's going on in that part of the world. I want to start with what's happening between Pakistan and Afghanistan. We saw that the civilian leadership talked about cooperation. It was a successful visit that Prime Minister Abbasi made to Afghanistan. But yet, before that visit and right after it, we have reports of Pakistani shelling in Afghanistan, which Pakistan is denying. What is going on? Does it look like both sides, especially the civilian and military leadership on both sides, do they look like they're on the same page or no? Well, thank you for having me. I think in the first place, there are some very positive signs of movement at this moment. Prime Minister Abbasi had what all considered a successful visit. It was generally welcomed by the Afghan political class. And the statement that the two sides put out was very encouraging and touched on a lot of the most important issues in the bilateral relationship. And this follows a period of much greater tension, even at the civilian level. And I would add that that sort of visit, it's very unlikely that would happen without the support of the military leadership in Pakistan, which, it's no secret, has a quite central role in counterterrorism policy and security and Afghanistan policy. At the same time, the shelling incidents in Konar demonstrate what a difficult environment this attempt at a diplomatic thaw happens in. Pakistan has genuine security concerns from the Pakistani Taliban operating in Konar and other places. And there are reciprocal concerns from the Afghan side. And these will be true through all stages of a diplomatic effort. Right. All right. सो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि जो सूरत हाल है वो उसमें कुछ मस्बत पेशरफ्त तो हुई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अब्बासी की जो विज़िट थी अफ़गानिस्तान की वो एक बहुत मस्बत पेशरफ्त थी। लेकिन उनका ये कहना है कि ये भी यकीनी तौर पे जहन में रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी दौरा फ़ौज की पसंद के, उनकी सपोर्ट के बगैर नहीं होना था। लेकिन दूसरी जानिब इससे सारी जो सिचुएशन है, शेलिंग के जो वाक़यात की हम ख़बरें देख रहे हैं, उससे ये भी सामने आता है कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना और इसी सारी सूरत हाल में सिफारतकारी को भी जारी रखना वो दोनों साइड्स की सिविलियन गवर्नमेंट के लिए कितना एक कठिन मामला है, कितनी कठिन सूरत हाल है जिससे उनको गुजरना पड़ता है। एंड दिस ऑल्सो शोज़ दैट व्हाइल बोथ साइड्स वांट टू कर्ब टेररिज्म, there are going to be these kind of situations because the border region is rather difficult to navigate, and if there are purported safe havens that both sides are going after, the possibility of getting into each other's crosshairs is also very much there. That's absolutely right. There is at any moment the possibility of an incident, whether prompted by one of these militant groups or an errant airstrike on either side, especially when we're talking about artillery strikes, which can be very inaccurate, into Konar, that can derail any political progress. राइट तो जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जाने की भी जो कोशिशें हैं, ख़ासतौर पे बॉर्डर एरियाज़ में जो इनके ठिकाने मौजूद हैं, उनको ख़त्म करने की जब कोशिशें करती हैं मिलिट्री, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिससे फिर मज़ीद सिफारती सतह पे भी टेंशन्स पैदा हो जाती हैं। Another thing that we saw today, Hamdullah Mohib, who is the ambassador of Afghanistan to the United States, he wrote a very positive op-ed today, and he talks about how the road for peace is getting sort of more easy in Afghanistan. There is a road now, a roadmap for peace, and it's, in his opinion, showing some results. He praised America's Afghan strategy. He talked about how the Afghan government is also bringing about positive changes that could pave the way for peace. On the other hand, we also saw that the Turkish state broadcaster has done an interview, which they say is with the spokesperson of Taliban, Zabiullah Mujahid, and he says nothing has changed. Negotiations will not work if foreign troops are still present on Afghan soil. Since you're an expert on peace talks in Afghanistan, the peace process, tell us about your take on this. Well, I think Ambassador Mohib, first of all, is a very keen observer of the political scene and a very thoughtful analyst. And I would agree with each of the individual points that he makes, that the military campaign against the Taliban has grown more effective over the last year, that President Ghani made really an important step forward in the peace process with the offer that he put on the table that was very forward-leaning and politically courageous. When I look at Zabiullah Mujahid's interview, there's a pro and a con. He pointedly refused to answer a question specifically about Ghani's peace offer.
I anticipate that will remain true of the Afghan Taliban. I don't expect them to respond as such. However, they also have not attacked Ghani's offer in a serious way. They recognize that there's been widespread support for this offer, and I think they recognize that it was sincerely meant. So even if it doesn't lead to a peace talks breakthrough in the immediate future, this is an important step that in future months all sides can build on. All right. So Johnny Walsh कहते हैं कि जो अफ़गान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स हैं अफ़गानिस्तान में के लिए जो सफ़ीर हैं अमेरिका में हमदुल्ला मोहिब, उन्होंने ये जो तासुर अपने ऑपेड में अमेरिका में पेश किया है कि अमेरिका की अफ़गान हिकमत अमली काम कर रही है और अफ़गानिस्तान के अंदर भी कुछ मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं जिनसे अमन की राह हमवार हो रही है, वो बहुत हद तक दुरुस्त है। लेकिन दूसरी जानिब जो हमने बताया कि अफ़गान जो टर्की का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है रियासती जो उनका मीडिया है उसने इंटरव्यू किया है और उनका कहना है कि इंटरव्यू जो है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद का है जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं और उस इंटरव्यू में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा कि अभी भी अगर अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौजें मौजूद रहती हैं तो किसी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो सूदमंद साबित नहीं होंगे। तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके इस इंटरव्यू से कम दो चीज़ें सामने आती हैं। एक ये कि सदर अशरफ गनी की जानिब से जो मुज़ाकरात की पेशकश है उसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को तनकीद का निशाना भी नहीं बनाया क्योंकि अफ़गान तालिबान ये जानते हैं कि इस ऑफ़र को लोगों की सपोर्ट भी हासिल है और लोग चाहते हैं कि रास्ता अमन की तरफ आए और ये एक ऐसा इशू है जिसको फ़िलहाल उन्होंने अटैक नहीं किया और इस इशू को उनके इस रिस्पॉन्स को कि उन्होंने इसको तनकीद का निशाना नहीं बनाया, इसमें कुछ एक अच्छी एक बेहतरी की नवीद हो सकती है और इससे कुछ आगे के लिए मुज़ाकरात के लिए राह हमवार की जा सकती है। I want to ask you very, very briefly, since we talked about the peace efforts in Afghanistan, we have also been seeing this sit-in that started in Helmand, has spread to Herat and to Bamiyan. It's a grassroots effort. People are coming out on the streets and they're just saying, we're fed up with this, we want Taliban and the other side to negotiate. We've never seen anything like this before. What kind of an impact do you think it might have? I think it's a really extraordinary movement. With every protester sit-in movement, the question is, will it last? Will it stay, committed to its cause until there's some kind of breakthrough? But we've seen it spread to even more provinces than you just mentioned, and it's put genuine pressure on the Taliban, who, it may not always seem like it, but care very much about Afghan popular perception of them. So the Taliban have been very clear they have large demands that involve the US drawdown before they make a comprehensive peace. But I can't help but wonder if it's possible to turn this into local ceasefires or other reductions of violence that could really play an important role. All right, जॉनी वॉल्श कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबे हिलमंद से जो एक ग्रास रूट्स कोशिश शुरू हुई है लोगों की अमन लाने के लिए, जो वो धरने दे रहे हैं जिसमें वो तालिबान को और हुकूमत को मुज़ाकरात पे आमादा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ पहले नहीं देखी गई बल्कि इसके कुछ अच्छे नताइज भी सामने आ सकते हैं। और वजह यह है कि तालिबान इस बात के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं कि आम आवाम उनके बारे में क्या तासुर रखती है। जॉनी वॉल्श, थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट। थैंक यू। और हमारी वेबसाइट urduva.com पर आप ताज़ा तरीन खबरें जब चाहें पढ़ सकते हैं। जनूबी एशिया में 71 करोड़ अफराद बैतुल खला की सहूलत से महरूम हैं। इसी बारे में इस्लामाबाद में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, उसमें क्या हल तजावीज़ किए गए, ये जानने के लिए भी आइए हमारी वेबसाइट urduva.com पर। इस वेबसाइट पे आप हमारे रेडियो प्रोग्राम भी सुन सकते हैं और उसके अलावा व्यू 360 में शामिल रिपोर्ट्स दोबारा भी देख सकते हैं। और शर्मीन उबैद चिनॉय की खदमात को सराहा गया है। न्यूयॉर्क में जनूबी एशियाई ख़वातीन के लिए काम करने वाली एक तंजीम ने। इसकी तफसीलात आपको देके आगे चलकर पहले देखते हैं कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियाँ आज के वर्ल्ड व्यू में। अलजज़ायर में एक फौजी तैयारा गिरने से कम 250 एहलकारों के हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अलजज़ायर की वजारत दिफा के मुताबिक तैयारा मुल्क के शुमाली हिस्से में वाक़े बुफारक नामी फौजी अड्डे से परवाज के फौरन ही बाद गिरकर तबाह हो गया। हादसे की वजूहात वाज़ेह नहीं, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान में 2010 में एक फौजी ऑपरेशन में शहरी हलाकतों की रिपोर्ट की तहकीकात का ऐलान किया है, जिसमें न्यूजीलैंड के फौजी शामिल थे। 1 साल तक जारी रहने वाली तहकीकात में ये भी तफ्तीश की जाएगी कि मुल्क की दिफाई फोर्सेस ने शहरी हलाकतों की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की। म्यांमार की एक अदालत ने खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के गिरफ्तार रिपोर्टर्स के खिलाफ मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के मुताबिक वो वकील इस्तगासा की जानिब से पेश किए गए 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करना चाहती है। सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा म्यांमार के सीक्रेट एक्ट के तहत चलाया गया है। जुर्म साबित होने पर सहाफ़ियों को ज्यादा से ज्यादा 14 साल की कैद सुनाई जा सकती है। थाईलैंड में सालाना सोंकरन फेस्टिवल का आगाज हो गया है।
फेस्टिवल इंसान और हाथी एक दूसरे पर पानी फेंक कर मनाते हैं। इस मौके पर हाथियों के जिस्म पर रंग बिरंगे डिजाइन बनाए जाते हैं। फेस्टिवल में मकामी अफराद के साथ साथ कई सियाहों ने भी हिस्सा लिया, जो 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। दुनिया के सबसे मकबूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग इस वक्त वाशिंगटन में हैं, जहां आज वो दूसरे रोज़ भी अरकान कांग्रेस के सवालों का सामना करेंगे। सवाल जवाब का ये सिलसिला उस इंकशाफ के बाद शुरू हुआ है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी एक कंपनी ने फेसबुक के अमरीकी यूज़र्स का डेटा 2016 के इंतखाबात में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलते हैं सबा शाह खान के पास। सबा, बहुत सख्त सवालों का सामना तो किया मार्क ज़करबर्ग ने कल, क्या जवाब दे पाए वो? क्या वो मुतमईन कर पाए अरकान कांग्रेस को? जी सारा, कैपिटल हिल पर मार्क ज़करबर्ग कानून साज़ों को ये यकीन दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ेसबुक सार्फिन की प्राइवेसी उनके लिए बहुत अहम है, और ये भी कि वो तब्दीली लाने में मुखलिस हैं। कल उनकी पहली पेशी थी सेनेट के सामने, जिसमें उनसे क्या सवाल जवाब किए गए, आइए देखते हैं। कांग्रेस के बाहर फेसबुक की दुरुस्तगी का मुतालबा किया जा रहा है और अंदर उस शख्स से जवाब तलबी हो रही है जो फेसबुक का बानी है। ये एक बड़ी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने फेसबुक शुरू की, मैं ही इसे चलाता और इसके जिम्मेदार हूँ। तब्दीली की शुरुआत एक गैर मामूली समाज से, जहाँ आधी अमरीकी सेनेट मौजूद थी। Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy. And if we find that someone improperly used data, we're going to ban them from Facebook and tell everyone affected. ज़करबर्ग ने तब्दीली का वादा किया है। अगर हमें पता चलता है कि किसी ने मालूमात का गलत इस्तेमाल किया है तो हम इन्हें बैन करके सबको आगाह करेंगे। कुछ सेनेटर्स का मुतालबा था कि अगला कदम सोशल मीडिया सार्फिन के लिए शफाफियत को बढ़ाना होना चाहिए। एक आम अमरीकी को अंदाजा नहीं कि वो किस चीज में पढ़ रहे हैं। क्या आपने ये कवायद पढ़े हैं? मैं एक वकील हूँ, मगर मैं पहला पैराग्राफ भी नहीं समझ सका। और कुछ सेनेटर्स ने इस बात को माना कि फेसबुक को एक बिजनेस मॉडल की ज़रूरत है जिससे सार्फिन की ज़ाती मालूमात को सिर्फ मखसूस एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जी, तो सेनेटर हैच का कहना था कि ज़िंदगी में कोई चीज़ भी मुफ्त नहीं और मुफ्त चीज़ों के लिए भी कुछ न कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है। ज़करबर्ग की समाअत के बाद अब ये भी ऐसे क़वानीन बनाने की पर जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसे क़वानीन बनाए जाएं जिसके तहत एडवर्टाइज़र्स की मालूमात भी फराहम की जाए। मार्क ज़करबर्ग से जब ये पूछा गया कि क्या वो ऐसे ज़वाबित पर अमल करने तैयार होंगे जिनके तहत फ़ेसबुक की खिलाफ वर्जी की सूरत में सार्फिन को 72 घंटे के अंदर नोटिफाई किया जाए, इसका जवाब उन्होंने हाँ में दिया। आज उनकी दूसरी पेशी है कैपिटल हिल पर और आज वो हाउस पैनल के सामने पेश होंगे। ऑलराइट, और अब देखना यह है कि हाउस पैनल के सामने उन्हें कैसे सवालों का सामना होता है, उनका क्या जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया सबा शाह खान। और मार्क ज़करबर्ग की मुश्किलात का आगाज़ एक ऐसी चीज़ से हुआ जिसमें आजकल बहुत से लोग दिलचस्पी लेते हैं, और वो है फेसबुक क्विज़। शख्सियत के बारे में एक ऑनलाइन क्विज़ ने ही इस मुश्किल का आगाज़ किया। एक क्विज़ के ज़रिए तकरीबन 3 लाख यूज़र्स ने फेसबुक से मुंसलिक अपनी ज़ाती मालूमात एक तीसरी पार्टी से शेयर की। यही नहीं, अपने दोस्तों की मालूमात तक भी क्विज़ बनाने वालों को रसाई दे दी। और फेसबुक का कहना है कि इस तरह तकरीबन 8 करोड़ 7 लाख यूज़र्स का डेटा जमा किया गया। इनमें अक्सरियत अमरीकियों की है। जो मालूमात जमा हुई उनमें यूज़र्स के नाम, रिहायशी इलाका,
تعلیم، پیشہ اور فیس بک پر لائکس بھی شامل ہیں. یعنی وہ جو کچھ شیئر کرتے ہیں فیس بک پہ وہ سب اس کمپنی کو مل گیا. اور ڈیٹا تک پھر رسائی ایک ایسی کمپنی کو حاصل ہوئی جو سیاستدانوں کو انتخابی مہم چلانے کے بارے میں تجاویز دیتی ہے. اب خدشہ یہ ہے کہ اس ڈیٹا کی مدد سے امریکہ کے مخصوص علاقوں میں رہنے والے یا مخصوص سوچ کے حامل ووٹرز کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی. تو امریکی قانون ساز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کس نے استعمال کیا اور اس سے امریکی انتخابات پر پھر کیسا اثر ڈالا. تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، مارک زکربرگ آج پھر کانگریس کے سوالوں کا جواب دیں گے. اب پروگرام کا موضوع کچھ بدلتے ہیں. گھریلو تشدد امریکہ میں رہنے والی بہت سی جنوبی ایشیائی خواتین کی زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے. ان کی مدد کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سکھی فار ساؤتھ ایشین ویمن نے نیو یارک میں کچھ ایسی خواتین کو اعزازات سے نوازا ہے جو نہ صرف عورتوں کے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہیں بلکہ ان کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں. ان میں پاکستان کی نامور ڈاکیومنٹری فلم میکر شرمین عبید چنوئے اور بھارت میں ٹیکنالوجی کمپنی IBM کی چیف مارکیٹنگ آفیسر رشمی چیٹرجی شامل ہیں. ہمارے ساتھی انشمن آپٹے نے ان سے خواتین کے حقوق کی صورتحال پر بات کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اس تقریب میں جنوبی ایشیائی خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی چنندہ خواتین لیڈرز کو سراہا جا رہا ہے. تقریب کو سکھی فار ساؤتھ ایشین ویمن نام کی ایک تنظیم نے آرگنائز کیا ہے. ہر 5 میں سے 2 جنوبی ایشیائی خواتین کو گھریلو اور جنسی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تعداد ہر 4 میں سے 1 کی قومی شرح سے زیادہ ہے. یہ ہماری کمیونٹی میں ایک ایسی وبا ہے جس کے خاتمے کی ضرورت ہے. اس سال کے آنریز میں پاکستان کا امتیاز ہلال اور 2 دفعہ آسکر جیتنے والی پاکستانی ڈاکیومنٹری میکر شرمین عبید چنوئے بھی شامل ہیں. شرمین کو اپنے فلموں میں گھریلو تشدد کا شکار ہونے والی پاکستانی خواتین کی آواز کو پلیٹ فارم دینے پر آنر دیا گیا. شرمین کہتی ہیں کہ امریکہ میں جنوبی ایشیائی خواتین اپنے حقوق کی حفاظت کچھ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں. ایک سوشل جسٹس سسٹم ہے، ایک نیٹ ہے. اگر آپ کیا ڈومیسٹک وائلنس ہو یا آپ کے اوپر کوئی تشدد ہو تو آپ آرگنائزیشنز کے پاس جا سکتے ہیں. شیلٹرز ہیں، قانون آپ کے سائیڈ میں ہے، فری وکیل آپ کے کیسز لڑتے ہیں. تو یہاں تو عورتوں کے حقوق ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اس سچویشن سے باہر نکل سکتی ہیں. اگر ان کی فیملی ان کو نہیں سپورٹ کرے کوئی بات نہیں، سوسائٹی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. شرمین یہ بھی مانتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے حالات پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو پہلے ہمت نہیں کرتی تھیں کہ وہ آواز اٹھائیں، مگر اب وہ ہمت کرتی ہیں، وہ بولتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز بنائیں. وہ کورٹ جا رہی ہیں، کیسز لڑ رہی ہیں. اور کیونکہ پاکستان کے قانون بہت مضبوط ہیں خواتین کے لحاظ سے مگر امپلیمنٹیشن میں ویک ہیں، تو جب زیادہ سے زیادہ خواتین آگے بڑھیں گی اور کیسز فائل کریں گی تو انشاءاللہ ان کو جسٹس بھی ملے گی. بھارت سے تعلق رکھنے والی IBM کمپنی کی چیف مارکیٹنگ آفیسر رشمی چیٹرجی کو بھی ان کی لیڈرشپ کے لیے آنر کیا گیا. IBM سب سے پہلی کمپنی تھی جس نے ایکول پے کرا تھا ویمن کے، جبکہ لا بھی نہیں تھا. اور ہم لوگ یہ بھی ہمیشہ دیکھتے کہ جو بھی جاب ہو اس کے لیے ویمن اور مین ہے کہ نہیں. تقریب میں امریکہ میں ڈومیسٹک وائلنس کی وکٹم بھارت سے تعلق رکھنے والی نیہا رستوگی نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم اور ان کے خلاف اپنے حقوق کی لڑائی کے بارے میں لوگوں کو بتایا. انشمان آپٹے، اردو VOA، نیو یارک. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. آپ اپنی رائے اور تجاویز سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اور تازہ ترین خبروں کے لیے فالو کیجیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.